हाँ जी, तो हेलो एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लाइव प्रोसेसेस चैप्टर। तो मैं बता दूं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और इस चैनल पे ये पहला वीडियो होने वाला है लाइव प्रोसेसेस का। बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो आने वाले हैं जो आपके अलग-अलग टीचर्स लेके आएंगे। तो मैं आपको बेसिकली बायोलॉजी और हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। तो आज बायो का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लाइव प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि कोई भी जो जीव है वो आसपास वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये हम कैसे पता करते हैं। पता करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उन बेसिकली उन पॉइंट्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर लाइव प्रोसेसेस को। तो मैं हूँ मुकुल और मैं आपको बायो और हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं लाइव प्रोसेसेस। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि हम किसे लिविंग बोलेंगे और किसे नॉन लिविंग, मतलब कौन जीवित है, कौन जीवित नहीं है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम जानते हैं और साथ ही उसी से हम बता सकते हैं कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इन पॉइंट्स जैसे कि ये पहला पॉइंट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो लिविंग है उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होगा। हालांकि कुछ ऐसे भी लिविंग्स है जिसमें फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं होता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो या फिर जैसे अमीबा, तो उसमें एक ही सेल सभी तरह के काम करते हैं, उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नाम का कोई चीज नहीं होता है। बट ह्यूमंस ह्यूमंस में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कोई भी मल्टी सेल्यूलर अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक पॉइंट है उन्हीं सभी पॉइंट्स में से जिससे जिससे कि हम बता सकते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। यहाँ हम देख सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नॉन लिविंग्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है कि अगर कोई नॉन लिविंग है तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल जो बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि कोई लिविंग है, या हाँ इतना कह सकते हैं कि अगर लिविंग है तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन से ही सिर्फ हम ये बता सके लिविंग है या नॉन लिविंग, तो अमीबा तो है ही नहीं। ये अमीबा या फिर जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है। तो हम से ये नहीं कह सकते कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग। दूसरा पॉइंट इसमें आता है मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये हो सकता है एक पॉइंट जिससे कि हम ये बता सके कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। क्योंकि हर एक लिविंग अगर कोई है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, या तो फास्ट होगा या स्लो होगा, या मतलब होगा। So living things undergo chemical reaction to maintain life, such as converting food into energy. On the other hand, living things, non-living things do not perform metabolic processes. जो तीसरा पॉइंट आता है वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो चेंजेस ओवर टाइम थ्रू ए प्रोसेस बाय देयर जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ आप देखोगे कि मैंने मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और हीमोस्टेसिस इन तीनों को रेड बनाया है। क्यों? क्योंकि इन ये तीन अगर है तो वो कंफर्म है कि लिविंग है। इसका क्या मतलब, अगर किसी में ग्रोथ हो रहा है तो क्या वो नॉन लिविंग है? जी हाँ। जैसे मतलब एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास एक पत्थर है, समय के साथ साथ इस पे धूल, मिट्टी, पानी सब कुछ आगे डिपोजिट हो जाता है। तो ये जो इतना सा पत्थर था कुछ समय के बाद वो अब बड़ा हो गया, मतलब ग्रोथ हुआ। तो क्या हम इसे लिविंग बोलेंगे? नहीं, ये लिविंग नहीं हो सकता है। इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। लेकिन अगर वो लिविंग है तो ये तो कंफर्म है कि उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। जो अगला पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन। अगर कोई नॉन लिविंग है तो वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि ये दो भागों में टूट जाए, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं है। Living things have ability to reproduce either sexually or asexually to produce offspring. Non-living things do not reproduce. The next point is response to stimuli. मतलब कहने का कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने एनवायरमेंटल चेंज जैसे कि लाइट,
हीट और साउंड, इन तीनों के प्रति कोई प्रतिक्रिया करेगा, मतलब कि वो रिएक्ट करेगा। अगला जो पॉइंट है हेमोस्टैसिस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मेंटेन स्टेबल इंटरनल environment despite external changes such as regulating body temperature. Non-living things do not have this ability. मतलब hemostasis का बेसिकली यही मतलब होता है कि शरीर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसे हम मेंटेन करें, बाहर बाहर कुछ भी चेंज हो, जैसे ह्यूमंस अडेप्टेशन टू इवोल्यूशन। ओवर generations living organisms can evolve and adapt to their environment. Non-livings do not change have such evolutionary processes. Life processes are the essential function or activities that living organisms carry out to maintain life. अभी तक हमने देखा कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो लिविंग है वो अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस के थ्रू जाता है। द फर्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो इन सभी प्रोसेसेस को करेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन सारे प्रोसेसेस को करेंगे और हम इस चैप्टर में इन्हीं सारे प्रोसेसेस को पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इस पे दूसरा यूनिट है जो मैं बाद में लाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी को देखने वाले। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है चलिए उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको मेमोराइज हो सके। वीडियो को पॉज करके एक बार इसे पढ़ लें और याद कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। अपना पहला जो लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम दो तरह के न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन में हम बेसिकली दो तरह के न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। पहला होगा ऑटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। इन दो न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि बेसिकली ह्यूमंस में या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें न्यूट्रिशन के दो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। तो देखते हैं चलिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो ऑटोट्रॉपिक फुलफिल्स देयर कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो मतलब जो ऑटोट्रॉपिक है वो अपना जो न्यूट्रिशन होगा, अपना जो फुलफिल जो करेगा एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए करेगा, मतलब जो प्राइमरी सोर्स। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी and any unused carbohydrate are stored as starch as energy reserve। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें बेसिकली हमारा जो सन है उसके प्रेजेंस में जो भी एनिमल्स हैं या फिर कुछ एनिमल्स भी हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। बेसिकली इसमें प्लांट्स का जो प्लांट आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें होता यूँ है, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा जो भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के जरिए ये कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसके कुछ सेवरल की स्टेप्स हैं, आप उनको भी याद कर लो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरे बात जो ये पॉइंट वाइज है, तो सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कोई भी प्लांट और उसके बाद कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय टू कार्बोहाइड्रेट। और जो फोर्थ प्रोसेस है, these processes do not occur immediately after one after another. For example, desert plant take up carbon dioxide at night। तो जो डेजर्ट में प्लांट है यानी जो रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड
को रात के समय लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसमें क्लोरोफिल होगा, वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा। लेकिन जिसमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो रात में करते हैं। तो ये है अपना स्टोमाटा, जो कि जिसपे क्लोरोफिल आपको ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो डॉट्स आपको ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये है इनके क्लोरोफिल। तो जो सनलाइट है वो इसी पे आके, तो जो सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो स्टोमाटा है ये कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें, एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट्स में। चलिए अब रोल ऑफ क्लोरोफिल को देख लेते हैं, क्या क्लोरोफिल अपना क्या रोल प्ले करता है। क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल आर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है, जिसपे क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल का क्या इंपॉर्टेंस होगा। क्लोरोफिल है उसका रोल को देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल पे ही प्रेजेंट होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा ऑन द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो चलिए एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि किस तरह ये पूरा काम हो रहा है। तो ये है हमारा एक प्लांट और ये है लीफ। तो जो सनलाइट है उससे सनरेज इस पे आएंगे। अब इस लीफ में ऐसा क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लीफ में हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसे ओपन करके देखें तो ये हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें मौजूद होता है ये स्टोमाटा। स्टोमाटा पे होते हैं छोटे 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 क्लोरोफिल। और हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। तो ये सनलाइट इन फोटो क्लोरोफिल पे जाएंगे, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके वो अपना कार्बोहाइड्रेट बनाए और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करे। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस, जिससे कि फोटोसिंथेसिस का तो ये हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट on chlorophyll to produce sugar which is carbohydrate and oxygen। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपना ये प्लांट यूज करेगा एनर्जी के फॉर्म में, और जो एक्सेस एनर्जी बच जाएगा वो स्टोर हो जाएगा किसमें, स्टार्च में। तो हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया। अब चलिए देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is the mode of nutrition in which organisms cannot make their own food and depend on other organisms for nutrition। तो हमने यहाँ पे ये जानते हैं कि जो ग्रास होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रास हैं, ये इन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। जो ग्रास है वो है प्रोड्यूसर। सिर्फ ग्रास ही नहीं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया को, वो सभी प्रोड्यूसर है। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये फूड का फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। और इसके बाद आते हैं कंज्यूमर। ये जितने भी प्रोड्यूसर आते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। और जितने भी कंज्यूमर है, आइदर सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, ये सारे के सारे जितने भी कंज्यूमर है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है, जिससे कि वो अपना फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। इसीलिए वो सारे के सारे प्राइमरी मतलब कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी ये प्लांट हैं, ये ग्रास हैं, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। मतलब जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स। और ये सारे, जैसे कि ये टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सारे आते हैं हमारे हेट्रोट्रॉप्स। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो जितने भी और अभी तक हमने देख लिया कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे हेटरोट्रॉप्स है वो अपना फूड किस तरह, वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह करते हैं। ऑटोट्रॉप्स में हमने देखा कि वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना न्यूट्रिशन का मतलब अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। अब देखते हैं कि ये जितने भी हमारे हेटरोट्रॉप्स है वो किस तरह अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, यानी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के अनुसार हम पहले देखते हैं अमीबा का क्या है मोड ऑफ, किस तरह वो अपना एनर्जी, किस तरह वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। तो जहाँ तक ऊपर ऊपर देखें तो अमीबा का और ह्यूमंस का थोड़ा बहुत सिमिलर मिलेगा। इनमें भी पहला प्रोसेस है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। चलिए इन प्रोसेस को समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला इंजेशन, मतलब अमीबा सराउंड्स एंड इनगल्फ्स इट्स फूड। सबसे पहला प्रोसेस, अमीबा जो है किसी भी फूड को, अपने फूड को वो सराउंड करता है। किस तरह उनका प्रोसेस होता है, चलिए इस डायग्राम के जरिए उसे देखते हैं। तो ये है हमारा अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस, और ये है एक बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया जो उसका फूड है। तो हम फर्स्ट प्रोसेस में देख सकते हैं कि अमीबा ने अपने ये जो इनके फॉल्स फीट है, इनके जरिए, मतलब सूडोपोड्स, सूडोपोड्स क्या होता है, फॉल्स फीट। हमने पहले भी देखा है कि अमीबा में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो अमीबा में नहीं होते हैं। तो अमीबा क्या करता है, ये एक सिंगल सेलुलर है, अपने सिंगल सेल से ही सारा काम करेगा, मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और फिर इजेशन। ये सारे के सारे प्रोसेस इसके सिंगल सेल से होते हैं। जितने भी सारे प्रोसेस होंगे ये अपने सिंगल सेल से ही करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस में अपने फूड को ये महसूस करके मेरा फूड कहाँ है, उसके चारों ओर अपने टेंटिकल्स यानी अपने सूडोपोड्स जो होते हैं, जो फॉल्स फीट है, उनको फैलाएगा। फिर धीरे धीरे अपने फूड को मतलब अपने जो सूडोपोड्स हैं उनको इनके चारों ओर आप देख सकते हैं फॉल्स वैक्यूल, मतलब कि एक वैक्यूल बना के अपने फूड को सराउंड करके ये इसने अपना जो पहला प्रोसेस है मतलब इंजेशन, अपने अंदर उस फूड को ले चुका है अमीबा। अब धीरे धीरे डाइजेशन होगा, मतलब वंस द फूड एंटर्स द इनगल्फ, फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ इंजेशन, दूसरा क्या है डाइजेशन। मतलब अब जो वंस द फूड इज इनगल्फ forms a food vacuole inside the cell. Digestive enzymes are released in the vacuole, breaking down the food into simpler molecule. मतलब जो फूड वैक्यूल है, मतलब जो वैक्यूम सा स्पेस है जिसमें कि इसका फूड है, अब उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा उसे सिंगल सेल से, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, फूड को तोड़ेगा, मतलब डाइजेशन अब शुरू हो गया है। तो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद पोस्ट डाइजेशन, मतलब डाइजेशन हो गया, अब होगा एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब जो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है मतलब एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन से हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिल गए, अब उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब होने के बाद न्यूट्रिएंट्स कहाँ स्टोर है, इन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो सिंगल सेल अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस, सबसे पहले प्रोसेस में इसने फूड को अपने अंदर समा लिया, मतलब कि ये क्लोज्ड हो गया। अब फूड अमीबा के अंदर है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे जो फूड को ब्रेक करेंगे फर्दर, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा। अब इस एनर्जी का अमीबा अपने ग्रोथ में, रिपेयर में और एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रोसेस में यूज करेगा। अब तो ये डाइजेस्टेड हो गया, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, मतलब जो बच गया, अब उसका क्या होगा, अब उसका होगा इजेशन, मतलब शरीर से बाहर निकालना। एनी अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। मतलब ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा, हियर यू कैन सी द अनडाइजेस्टेड पार्ट आर रिलीज आउट, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के जरिए अमीबा ने को फूड को तो इस फेगोसाइटोसिस के जरिए अमीबा ने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, इन चार प्रोसेस के जरिए अमीबा का न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होता है।
तो अभी तक हमने अमीबा के बारे में देख लिया, अब देखते हैं ह्यूमंस में किस तरह ये होता है। मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमंस और अमीबा दोनों में सिमिलर प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी पहला प्रोसेस वही है, इंजेशन। फूड इज टेकन into the mouth where it is chewed and mixed with saliva. Saliva contains amylase, an enzyme that starts breaking the starch. तो ह्यूमंस में जितना प्रोसेस है, प्रोसेस तो वही है, लेकिन फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अलग अलग जो माउथ के ऑर्गेन है, अलग अलग सेल्स हैं, उनका अलग अलग काम है। तो सबसे पहला जो इंजेशन है वो माउथ के जरिए फूड को हम अंदर लेते हैं और माउथ में प्रेजेंट होता है अमाइलेज। तो आपको जो एग्जाम है, एग्जाम में आपको अलग अलग जो ये अलग अलग केमिकल आ रहे हैं, केमिकल के नाम आ रहे हैं, उनको याद रखना है। एग्जाम में इनसे भी सवाल बनते हैं। तो माउथ में क्या है, माउथ में आपको मिलता है सलाइवा। सलाइवा में क्या मौजूद है, सलाइवा में हमारा अमाइलेज एंजाइम होता है। अमाइलेज का काम ब्रेक्स स्टार्च। तो माउथ में हमारा सलाइवा सलाइवा है, सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है और इस एंजाइम का काम होता है स्टार्च को ब्रेक करने का। स्टार्च सिर्फ माउथ में ही ब्रेक होंगे, आगे वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें खाने को चबा के खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से आप अमाइलेज से मिल सके और जो स्टार्च मौजूद है उसमें वो ब्रेक हो सके। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन। नाउ द फूड ट्रेवल्स डाउन द esophagus of the stomach where it is mixed with digestive juices containing hydrochloric acid and enzymes like pepsin that breaks down protein. तो माउथ में हमारा क्या था, अमाइलेज। अमाइलेज के बाद, माउथ के बाद वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि ईसोफेगस के जरिए स्टोमक हमारा पेट में पहुंचा। अब पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है। तो मान लो खाने के साथ कोई बैक्टीरिया आया, तो उसको एलिमिनेट करने का काम हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। साथ ही फूड को स्मॉलर स्मॉलर ब्रेक डाउन करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। पेट में सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नहीं, डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं जैसे कि एंजाइम्स लाइक पेप्सिन दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। तो हमारा स्टार्च माउथ में ब्रेक हो चुका है। अब जो स्टमक में है, स्टमक में हमारा क्या है, स्टमक में हमारा पेप्सिन है। पेप्सिन का काम क्या होता है, ये ब्रेक करता है प्रोटीन को। तो आपको ये सारे के सारे जितने भी अभी तक केमिकल्स आए हैं सामने, उनको याद रखना है, उसका रोल याद रखना है, साथ ही वो कहाँ पाए जाते हैं उसको भी याद रखना है। तो डाइजेशन में जो अगला प्रोसेस है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से होके अब हमारा फूड कहाँ पहुंच चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फूड इज फर्दर ब्रोक डाउन बाय द एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियाज, एग्जाम्पल amylase, lipase, protease, and bile from the liver. These enzymes break carbohydrate, fat, protein into simpler molecules like sugar and fatty acids and amino acids. तो जो हमारा फूड है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे पेनक्रियाटिक जूसेस मिलेंगे, बाइल मिलेगा, जो फर्दर फूड में जो हमारा अलग न्यूट्रिएंट्स है उनको तोड़ने का काम करता है। पेनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज मिलेगा और आगे जो लीवर है उससे उसे बाइल मिल जाएगा। दीज एंजाइम्स ब्रेक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। मतलब हमारा माउथ से शुरू हुआ जहां उसने स्टार्च को ब्रेक किया, स्टार्च से स्टमक में पहुंचा जहां प्रोटीन को ब्रेक किया गया। अब आगे बचा हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। इन सारे में अब आगे जो है वो ब्रेक हो जाएगा। यह हमारा एक 3D डायग्राम है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा जो माउथ है, माउथ से होते हुए अब वो पहुंचा है ईसोफेगस में। तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो आपका ये ईसोफेगस है, जिसे कि हम फूड पाइप भी कहते हैं,
इसके ठीक आगे होता है हमारा ट्रैकिया, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखें तो आपका माउथ से शुरू होगा पूरा खेल, और ये जो स्टमक है, ये जो इसोफेगस है, इसके जरिए फूड हमारा स्टमक में पहुंचता है। यहाँ पे एक और प्रोसेस आता है जिसे कि हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसी के जरिए जो फूड है हमारा, वो पेरिस्टालसिस क्या है, तो ये एक रिदमिक मूवमेंट है, मतलब एक रिदम में चलता है, ये रिदम टूटता नहीं है, जिसके जरिए फूड हमारा थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट के, जो पूरा ये फूड पाइप है, ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इसके जरिए जो फूड हमारा आगे की ओर जाता है, उसी मूवमेंट को हम, उसी रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो इसके जरिए हमारे माउथ में सबसे पहले फूड फूड हमारा स्टेप में देखते हैं कि फूड किस तरह से आगे जाता है और क्या क्या होता है उसके साथ। तो यहाँ पे माउथ में हमारे फूड आया, अब ये बनेगा बोलस। बोलस बन चुका है हमारा फूड। बोलस क्या है? बोलस है फूड जो कि माउथ में जा चुका है, अब वो सलाइवा के साथ मिक्स होके एक एक स्टिकी सा सब्सटेंस बनाता है जिसे हम बोलस कहते हैं। माउथ से वो इसोफेगस के जरिए होते हुए स्टमक में पहुंचा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। इस तरह वो पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। देखते हैं कि अभी तक हमने देखा, डाइजेशन तक हमने देख चुका है, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, जो हमारा फूड है, जो ब्रेक डाउन फूड है, मतलब उनसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन सब कुछ अब टूट चुका है। तो सिर्फ तोड़ने का तो काम नहीं है, अब उस जो न्यूट्रिएंट्स मिला उसे एब्जॉर्ब करना है, मतलब एब्जॉर्प्शन। द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज लाइंड विथ विली, a small hair-like structure that absorbs that digested nutrients into the bloodstream. These nutrients are transported to various cells in the body for energy, growth and repair. पहले देखते हैं कि ये जो विली है ये क्या होता है। तो मान लीजिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक, अब फूड यहाँ पहुंचा, फूड अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। तो मान लो ये हमारा फूड है, ये हमारा फूड है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेंगे, इन फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन ये जो सरफेस एरिया है ये काफी कम है, मतलब काफी कम है। तो इससे क्या होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत कम एब्जॉर्ब हो पाएंगे, मतलब हमें ज्यादा खाना पड़ेगा ताकि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये इतना सिंपल भी नहीं है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, इसी को कहते हैं हम विली। तो इनका काम क्या होता है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर था स्मॉल इंटेस्टाइन का, अब ये इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, ऑब्वियसली इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है कौन? विली। जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि फूड में जो जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनको हम ज़्यादा इफिशियंटली एब्जॉर्ब कर सकें, और एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर में उस एनर्जी को हम यूज कर सकें। Now assimilation. The absorbed nutrients are used by cell for metabolism, producing energy, growth and building new tissue or repairing damaged one. तो अब जो हमारा यहाँ एयरी लाइक विली था, इसने एनर्जी मतलब कि इसने क्या किया, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें वास्ट नेटवर्क होता है हमारे नर्व्स का। वो नर्व्स क्या करते हैं, वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए बेली से उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में मिला देते हैं, और ब्लड का काम आगे फर्दर होता है उन न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग सेल तक पहुंचाने का, ताकि वो अपना रिपेयर वर्क कर सकें, अपना ग्रोथ कर सकें और न्यू सेल्स को डेवलप कर सकें। अंत में आता है इजेशन। मैंने बताया कि अमीबा का और ह्यूमंस का ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क होता है। अमीबा में सिर्फ दोनों में इतना ही अंतर है कि हमारे ह्यूमंस में अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग सेल हैं, अलग अलग टिश्यू हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लेकिन अमीबा चूंकि एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सारे काम एक सिंगल सेल से हो जाते हैं।
अंत में जो डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बचा, जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, वो अनडाइजेस्टेड द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब। मतलब कि जो फूड में अब वाटर बचा, वो भी तो बचा है, तो अब वो वाटर हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द रिमेनिंग मटेरियल इज फॉर्म इनटू स्टूल। द वेस्ट इज देन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू रेक्टम एंड एनस। तो हमें अगर हम डायग्राम बना के देखें तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें आके ये रेक्टम और ये हमारा एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके जो स्टूल बचा, मतलब जो कंप्लीटली वेस्ट मटेरियल फॉर अस, वो आके हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। और सिंस यहाँ पे हमारे एनस में स्पिंक्टर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो ये जो स्पिंक्टर है, बेसिकली स्पिंक्टर एक रिंग लाइक सब्सटेंस है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारे कई सारे जगहों पे मौजूद है, जो फ्लो को रोक सकते हैं। ये जो स्पिंक्टर है, ये हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसे रोक के रखते हैं, ताकि जब हम चाहें तब उसे रिलीज कर सके, कहाँ, एनस से। तो स्पिंक्टर कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? एक तो एनस में, दूसरा आपको पता होगा जो हमारा स्टमक एंडिंग है और स्टार्टिंग है, यहाँ पे भी स्पिंक्टर होते हैं, ताकि ये बैक फ्लो को। एक्चुअली होता क्या है कि जो स्टमक है, वहां पे हमारा जब फूड, यानी कि जो बोलस बोलस आया सलाइवा से मिक्स होके, वो बोलस यहाँ पे चर्निंग होते हैं, कंटिन्यूअसली चर्निंग, ताकि जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो सके, और जो अलग एंजाइम है उनसे मिक्स हो सके। तो इस चर्निंग के दौरान, सो दैट फूड डोंट ट्रेवल बैक इनटू इसोफेगस, ताकि जो फूड है वो वापस ना जा सके इसोफेगस में, यहाँ पे स्पिंक्टर होते हैं और सामने भी स्पिंक्टर होते हैं। ये स्पिंक्टर का काम क्या हो गया? ये बैक फ्लो को, मतलब हमारे चाहे बिना जो बैक फ्लो हो जाए उसको रोक के रखते हैं स्पिंक्टर। हाँ जी, तो हमने देख लिया कि ह्यूमंस में किस तरह पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन के साथ साथ एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, ये जो प्रोसेस है, ये हमने अभी तक देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रेस्पिरेशन। तो बेसिकली हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, अब आगे जो रेस्पिरेशन है उससे देखते हैं। तो रेस्पिरेशन में भी, हाँ जी, तो चलिए अब हम न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर चुके हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन पे। तो न्यूट्रिशन कंप्लीट, अब रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। बेसिकली उससे जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि हम इस चैप्टर में कितनी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब रेस्पिरेशन में उनके मोड को पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन जो एनसीईआरटी के अनुसार, या फिर वैसे भी, रेस्पिरेशन हमारा दो टाइप का होगा, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक क्या होता है? तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, अगर वो इन प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक, और अगर एब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो एनएरोबिक। पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस by which cell converts glucose and oxygen into energy, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जो हमने डाइजेशन के दौरान जो हमने ग्लूकोज बनाया, स्टार्च को ब्रेक करके जो ग्लूकोज बनाया, वो ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और यही रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, तो इसे हम एनएरोबिक प्रोसेस कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन वो है जो हमने डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज को बनाया, स्टार्च को ब्रेक करके, उस ग्लूकोज को अगर हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमारा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन।
और अगर वही प्रोसेस मतलब कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमारा हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। डन। उसी तरह सेम वे चलिए हम देखते हैं ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये ह्यूमंस में किस तरह होता है और आगे देखेंगे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में किस तरह होता है। तो विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर and smaller tubes which are finally terminated into balloon like structure which is called alveoli, single alveolus। मतलब मैंने आपको बताया कि जो फूड पाइप है उसके ठीक आगे होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि ट्रैकिया। तो ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होगा इस तरह से और ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा, यहां तक ही नहीं ये और आगे डिवाइड होगा किसमें, एक स्मॉल 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 स्ट्रक्चर में, इस तरह से। तो इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स का काम क्या है, सेम वे जिस तरह मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो विली होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके और ज़्यादा एफिशिएंटली हो सके। उसी तरह जो ये स्मॉल एल्वियोलाई है, मतलब सिंगल एल्वियोलस, ये जो एल्वियोलस है ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ऑक्सीजन का मिक्सअप अच्छे से हो सके। हमने देखा था ह्यूमंस में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, O2 के प्रेजेंस में। तो ये जो एल्वियोलस है ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ऑक्सीजन का मिक्सिंग ब्लड से एफिशिएंटली हो सके। एल्वियोलाई प्रोवाइड्स surface area where the exchange of gases can take place. The blood brings carbon dioxide from rest of the body to release into alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported all the cell in the body। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो कॉन्सेप्ट मैं आगे बताने वाला हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सी। यहाँ पे इतना जानना है जो हमारे बॉडी से ब्लड स्ट्रीम आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं और साथ ही यहाँ से जा भी रहे हैं। तो इन ब्लड स्ट्रीम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को लेके वापस पूरे बॉडी तक चला जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन and let out, the lungs always contains a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही हैं और जितना भी बोर्ड एग्जाम है इसमें आपके एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। बाकी मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो इनफ है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डू ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन। चाहूंगा कि आप इस स्लाइड का भी एक स्क्रीनशॉट रख लो और इसे अच्छे से पढ़ लेना। ये दूसरा स्लाइड है, स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे भी अच्छे से मेमोराइज कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। और इनसे बाहर कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना काफी है, इतना सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ आएगा भी। तो रेस्पिरेशन हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन होता क्या है, मतलब ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को कन्वर्ट करना एनर्जी के लिए, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, मतलब हमने रेस्पिरेशन तो कर लिया, ऑक्सीजन तो ले लिया, उसे ट्रांसपोर्ट किस तरह किया जाएगा। तो ह्यूमन बींग्स में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम चाहिए, जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बस चाहिए, कार चाहिए, रेलवे चाहिए। उसी तरह जो ऑक्सीजन है जैसे ह्यूमंस को ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन,
एयरवे, इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह ब्लड को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जाने के लिए मतलब जो एनर्जी है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड। ब्लड एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। Blood consists plasma, fluid medium in which cells are suspended. Plasma transports food, carbon dioxide, nitrogenous waste and salts. Oxygen is carried by red blood corpuscles. ऑक्सीजन को हमारा जो आरबीसी है, जो ब्लड में मिक्स होता है, वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, जैसे जिस तरह बस और ट्रेन को ट्रांसपोर्ट तो कर रहे हैं, ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट वो करते हैं, लेकिन उनको भी एक इंजन का जरूरत होता है, एक पंप का। जिस तरह पानी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए एक पंप चाहिए, तो वैसे इंसानों में भी ब्लड को फ्लो करने के लिए एक पंप की जरूरत है। तो वो पंप कौन है? वो पंप है हमारा हार्ट। द हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट, यानी हथेलियों के साइज का हमारा वो पंप है हार्ट। इट pumps oxygenated and deoxygenated blood separately to ensure efficient transport. Oxygen-rich blood from the lungs enter the left atrium, moves to the left ventricle, pumped to the body. हम आगे 3D एनिमेशन के जरिए भी देखेंगे कि किस तरह ये पूरा सिस्टम चल रहा है। The deoxygenated blood from the blood enters the right atrium, move to the right ventricle and pumped to the lungs for oxygenation. इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो हार्ट को जानने से पहले जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस था, उसमें हमने देखा था कि ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी ट्रैकिया है। जो हार्ट है में आगे सेपरेशन को अगर देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारे छोटे छोटे जो एल्वियोलाई हैं, जो एयर को, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम जा रहा है और ये वापस आ रहा है। इसमें हमारा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जो ब्लड है वो जब हार्ट से पंप होके लंग्स तक पहुंचते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है। और जब ये वापस जा रहे हैं ब्लड, ये वापस जो ब्लड जा रहा है ये हार्ट की ओर जा रहा है, ये हार्ट से आ रहा है। तो ये जो वापस जा रहा है हार्ट की ओर, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हमने जाना कि जो हमारा हार्ट है उसमें दो तरह के ब्लड आ रहे हैं, एक डीऑक्सीजनेटेड और एक ऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है और क्यों सेपरेशन की जरूरत है ह्यूमंस में? तो द सेपरेशन ऑफ ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड टाइप्स एनहांसेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। हम जानते हैं कि जो ह्यूमंस है वो एक हॉट ब्लडेड एनिमल, हॉट ब्लडेड में आते हैं, मतलब कि हमारा गर्म खून है। तो हमें सब, और दूसरा क्या है कि हमें कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई चाहिए। हमें कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई चाहिए, यानी कि हम चाहे चल रहे हो, दौड़ रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, हमें एनर्जी सप्लाई चाहिए। अगर वो रुक गया तो डेथ हो सकती है। तो इस केस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन है, उसका सेपरेशन जरूरी हो जाता है ताकि हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाते रहे। बर्ड्स एंड मैमल्स which maintain body temperature have four chambered heart to prevent mixing। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनके मिक्सिंग को रोकने के लिए हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट that allow some mixing of oxygenated and deoxygenated blood। तो जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ हद तक मिक्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ह्यूमंस और बर्ड्स के, जो मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, उनके कंपैरेटिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट विथ ब्लड पासिंग वंस थ्रू द हार्ट इन अ साइकिल। तो जो फिश है, यहाँ हमने देखा
मैमल्स, बर्ड्स। दूसरा क्या देखा हमने? एम्फीबियंस। एम्फी एम्फीबियंस। और तीसरा फिश। इसमें क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हर्ट, 3 चैम्बर्ड हर्ट, 2 चैम्बर्ड हर्ट। क्यों? मैमल्स में हमें 4 चैम्बर्ड हर्ट चाहिए ताकि सेपरेशन हो सके। सेपरेशन क्यों जरूरी है? सेपरेशन क्यों जरूरी है? ताकि हम मेंटेन कर सकें बॉडी टेम्परेचर। हम हॉट ब्लडेड एनिमल है तो हमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी है एक फिक्स्ड अमाउंट पे, यानी एक प्रॉपर तापमान हमारे शरीर में जरूरी है ताकि हम जीवित रह सकें। वहीं एम्फीबियंस जो है उनमें वो वहीं जो एम्फीबियंस है उनमें 3 चैम्बर्ड हर्ट है ताकि कुछ हद तक अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। हम ह्यूमंस अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट चाहिए। वहीं जो फिश है, ये जो फिश है इनमें 2 चैम्बर्ड हर्ट है। क्यों? क्योंकि उनका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की उन्हें जरूरत नहीं है। साथ ही उनमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमंस के मुकाबले कम है। तो इसलिए ये स्लाइड भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी डबल सर्कुलेशन जो ह्यूमंस में होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब passing of blood, deoxygenated blood from heart to lungs and passing of oxygenated from lungs to heart, ये डबल सर्कुलेशन में आएगा। तो ये हमने जैसे कि मैंने बताया आपको 3D एनिमेशन से भी बताऊंगा। तो यहाँ जो है ये आप देख सकते हो कि इस तरह हमारा जो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम। तो यहाँ से जो पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस है हार्ट में इसी तरह वो पंप करता है। यहाँ से जाएगा वो कहाँ? लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ वापस आएगा ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लंग्स। तो ये पूरा प्रोसेस है हार्ट का जिससे वो हमारे जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस में अगर बात करें तो वहां पे ब्लड प्रेशर का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। यानी ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ब्लड exerts against vessels of walls greater in arteries than veins। हमें मालूम है कि ये हमारी नसें हैं यानी वेन्स। तो ये इसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये जो ब्लड है ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इन वॉल्स पे, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स। वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज है वो हमारे ऐसे समझते हैं कि आर्टरीज जो है वो कंटेन करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि सारे बॉडी ऑर्गन्स में बहुत पर्याप्त मात्रा में जरूरी है। तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। वहीं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कंटेन करता है कौन? वेन्स। तो इसमें इसी कारण से थोड़ा प्रेशर कम होता है। The systolic pressure occurs during ventricular contraction and diastolic pressure occurs during ventricular relaxation. Normal systolic pressure 120 mmHg, diastolic pressure 80 mmHg। ये स्लाइड वैसे आपको अगर याद रखना है तो आप रख सकते हो, बाकी ये आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। High blood pressure, hypertension can be caused by the constriction of arterioles leading to risk like artery rupture and internal bleeding। तो जो हमारा ब्लड वेसल्स है यानी जो पाइप है जो कंटेन करता है ब्लड को, उनमें हम तीन कैटेगरी देख सकते हैं। आर्टरीज कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हैव थिक इलास्टिक वॉल टू हैंडल हाई ब्लड प्रेशर। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो वेन्स के मुकाबले ज्यादा होता है।
Veins carry blood, veins carry blood back to the heart, have thinner wall and valves to ensure one-way blood flow only. Capillaries, smallest vessels, one cell thick wall where materials exchange occur between blood and tissue. तो अगर हम एक डायग्राम के जरिए समझें तो मान लो ये आपका एक टिश्यू है, ठीक, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं। तो आर्टरीज से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपिलरी, ये हमारा आर्टरी, ये हमारा वेन, और ये जो दो हैं ये हमारे कैपिलरी है, और ये हमारा टिश्यू है। तो जो ऑक्सीजन आ रहा है आर्टरी से वो हमारा जा रहा है कहाँ, सेल्स में। आखिर टिश्यू को ही तो ऑक्सीजन चाहिए, टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो कैपिलरी है ये ऑक्सीजन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, कैपिलरी। यानी आर्टरीज से वेन्स तक पहुँचाने, आर्टरीज से टिश्यू तक पहुँचाने का काम कैपिलरी कर रहा है, और टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड यानी लेस ऑक्सीजन रिच ब्लड उसको वापस लाने का काम भी कौन कर रहा है, कैपिलरी कर रहा है। कहाँ, वेन्स में। तो ये इन तीनों का काम है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, सो मेमोराइज दी। अगर हम देखें प्लेटलेट्स, तो ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूसी, ये सारे चीजें होते हैं। तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। तो जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हेल्प्स मिनिमाइज ब्लड लॉस by forming clot at injury site and preventing leaks. Clotting prevents pressure loss and ensures the efficiency of circulatory system. अगर मान लो ये हमारा वेन है या फिर आर्टरी है और इनमें कोई रप्चर हो गया, यानी ये कहीं से लीक करने लगा ब्लड फ्लो। तो अगर ब्लड फ्लो लीक करेगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर कम हो गया तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और अगर इनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये कंटिन्यूसली बाहर लीक ना करे, सो इसलिए ये जो प्लेटलेट्स है ये यहाँ पे एक क्लॉट बना देते हैं। तो क्लॉट क्या करता है, ब्लड प्रेशर को घटने से रोकता है, ब्लड लॉस से रोकता है। तो ब्लड क्लॉट क्या करता है, वो ब्लड फ्लो को, मतलब ब्लड को शरीर से बाहर जाने से यानी आर्टरीज से या फिर वेन से बाहर लीक करने से रोकता है। अगर ट्रांसपोर्ट में आगे बढ़े तो आरबीसी के बजाय, आरबीसी के अलावा यानी जो मेन ब्लड है, ब्लड जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा एक और सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं लिम्फ यानी और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है सिमिलर टू ब्लड बट कलरलेस। हमारा जो ब्लड है उसमें आरबीसी होता है जो उसको रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स यानी वो रेड कलर देता है हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन जो लिम्फ है इनमें आरबीसी ये एब्सेंट होता है, आरबीसी नहीं होते हैं, इसके कारण ये कलरलेस है एंड कंटेनिंग लेस प्रोटीन, इनमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। इट फॉर्म्स व्हेन प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप फ्रॉम कैपिलरी इनटू इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी है और ये हमारा आर्टरीज है। अगर इनमें से कोई रप्चर हो गया और इससे ब्लड बाहर निकलने लगे तब जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है ये काम में आते हैं। और इनका काम क्या है, इट फॉर्म्स व्हेन प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप फ्रॉम कैपिलरीज। मैंने आपको बताया था ये कैपिलरीज हैं, इनसे जब एस्केप करने लगे ये जो भी मटेरियल है उनके अंदर है क्या, प्रोटीन है, ब्लड सेल्स हैं, ये अगर एस्केप करने लगे तब ये फॉर्म होता है इनटू इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब हमारा बॉडी के अंदर अगर कोई इंजरी हो जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो, उस समय ये लिम्फेटिक सिस्टम प्रोसेस में आता है। लिम्फ कैरी एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेल्यूलर स्पेस। जो एक्सेस फ्लूइड है जो हमारे इंटरसेल्यूलर स्पेस में आ गया उसे ड्रेन करने का काम लिम्फ करता है।
Lymph drains into lymphatic capillaries, which covers when coverage into larger lymph vessel and finally open into veins. तो हमने जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो हमने देख लिया ह्यूमंस में। अब देखते हैं प्लांट्स में ये किस तरह होता है। प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम ये हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम है। ह्यूमंस में क्या था, ब्लड था ट्रांसपोर्ट मीडियम, और प्लांट्स में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या होते हैं, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट। फ्लोएम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक सुक्रोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी मिट्टी से जो मिनरल है और वाटर है उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट के अदर अदर पार्ट्स पे कौन, जाइलम। और जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ यानी सुक्रोज बना, वो लीव्स से अदर बॉडी पार्ट्स तक, अदर प्लांट के बॉडी पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। अगर आगे बढ़े तो हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। सिमिलर वे इन ह्यूमन बींग्स और इन प्लांट्स, दोनों को देखेंगे। एक्सक्रीशन में जो मेन रोल प्ले करता है वो हमारा है किडनी। द पर्पस द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना हमारे पूरे बॉडी में, उससे जो लिक्विड वेस्ट बना उसे कौन मतलब कि यूरिन जो है वो फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ऑक्सीजन को लंग्स के पास से ऑक्सीजन को लेना हो, या फिर एब्जॉर्ब करना हो न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइन में, या फिर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो, इन सभी में हमारा जो मेन रोल है वो है सरफेस एरिया का। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो एफिशिएंटली होगा, सरफेस एरिया कम हो तो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, यानी एफिशिएंटली एब्जॉर्प्शन या ऑक्सीजनेशन ये सारे प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। तो सेम वे जो किडनी है वहाँ पे भी हमारा ये सेम फंडा काम आता है। यानी यूनिट इन द किडनी, लाइक इन द लंग्स देयर इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate। यानी ये जो हमने अपने डायग्राम भी देखा होगा इस तरह का कुछ द यूरिन फॉर्मिंग, इस तरह का एक डायग्राम आपने देखा होगा। यहाँ पे हमारा जो वेन्स है, जो आर्टरीज हैं, ये सभी ये हमारा हो गया बॉमन्स कैप्सूल। इसी में जो क्लस्टर है वो ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड में मौजूद है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको यहाँ पे फिल्टर करने का काम करते हैं। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर, which connects the kidney with urinary bladder. The urine is stored in a urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it through the urethra. As a result, we can usually control the urge to urinate. यहाँ पे भी स्पिंक्टर का रोल होता है। ये वॉलेंट्री है, मतलब हम जब चाहें तब हम यूरिनेट कर सकते हैं। ये जो अर्ज ऑफ यूरिनेट है ये क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लैडर है हमारा उसमें जब वाटर यानी कि यूरिन जब एक्सेस अमाउंट में होने लगे यानी फिल हो जाए, तब ये जो अर्ज है वो आता है। आगे एक्सप्रेशन में बढ़े तो आर्टिफिशियल किडनी ये क्या होते हैं। मान लो हमारा किडनी है वो किसी वजह से काम करना बंद कर दे यानी किडनी फेलियर, तो उस केस में हमारा आर्टिफिशियल किडनी काम में आता है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। An artificial kidney is a device removes nitrogenous waste product from blood through dialysis। तो हमने ह्यूमंस में देख लिया किस तरह से काम हो रहा है, प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट्स eliminate excess water through transpiration where water vapor is lost through stomata of the leaves। मैंने आपको लीव्स दिखाया था।
तो ये जो लीव्स हैं, इनमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस का ही रोल नहीं है, इसका रोल सिर्फ फोटोसिंथेसिस का ही नहीं है। ये जो हमारा सन है, इसके प्रेजेंस में जो वेस्ट मटेरियल बना वो लीफ में, वो यहाँ से इवेपोरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। मेनी प्लांट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल विच हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। प्लांट्स में अगर हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस को देखें तो थ्रू ट्रांसपिरेशन, यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो इवेपोरेट हो जाना सरफेस ऑफ लीव्स से, और डेड सेल विच हेल्प्स मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। तो ये दो तरीका है, आगे और भी तरीके हैं इनके, वो देखते हैं। द प्लांट्स कैन शेड पार्ट्स लाइक लीव्स which may store waste product and then follow up removing them from the plants. Waste materials, waste products are stored in waste products are stored in vacuoles within the plant cell. Some waste products are stored in leaves and eventually fall off, contributing to waste removal. जो प्लांट्स में वेस्ट रिमूवल है वो किन किन जरिए से हो रहा है? ट्रांसपिरेशन, डेड सेल, लीव्स, the waste product in the form of resins and gums are often stored in old xylem tissue, serving as a storage method of waste. तो हमने कभी कभी देखा होगा कि मान लो ये एक ट्री है, इनमें हमने कुछ गम्स को देखा है कभी कभी, कि स्टिकी सा मटेरियल, एक स्टिकी मटेरियल। ये जो गम्स है ये भी प्लांट्स का एक वे ऑफ एक्सक्रीशन है। यानी क्या क्या हो गया प्लांट्स में एक्सक्रीशन? ट्रांसपिरेशन, डेड सेल, रेजिन्स एंड गम्स, लीव्स, और यहाँ तक कि जो फ्रूट्स होते हैं ये भी एक वेस्ट मटेरियल का ही काम करते हैं। तो ये सारे वेस्ट थे एक एक्सक्रीशन का प्लांट्स में। Some plants excrete waste substances directly into soil surrounding them, thereby removing unwanted materials. So ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में हमने देखा कि किस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या काम करते हैं, साथ ही कौन लिविंग कौन नॉन लिविंग, ये सारा कुछ हमने आज के सिलेबस में देखा, आज के इस लेक्चर में देखा। तो अगर आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी चाहिए तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये आज का पूरा लेक्चर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना।